हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम कुछ नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एंड एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको परचम का टेलीग्राम से मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से करंट अफेयर्स के पीडीएफ को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से कोई समस्या आ रही है तो आप एक और काम कर सकते हैं, परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहाँ पर जो फ्री कॉन्टेंट सेक्शन है आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डन इतनी चीज़ें, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। पहले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है राजकुमार राव। इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी और एक बहुत ही फेमस मूवी इनकी रही है न्यूटन। तो न्यूटन में इनका जो काम रहा है उसी को देखते हुए राजकुमार राव को इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपना नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया है। नेशनल आइकन का ये मतलब हुआ कि हमारी कंट्री में जो भी अपकमिंग इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें यूथ को और लोगों को इनकरेज करेंगे कि आपको जाना चाहिए और वोटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं राजकुमार राव एज अ नेशनल आइकन। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे जब पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया था तब भी वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो हो सकता है आने वाला आपका जो एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक्टर राजकुमार राव को अपॉइंट किया गया है एज अ नेशनल आइकन। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार के द्वारा बेसिकली इन्हें अपॉइंट किया गया है राजकुमार राव को, क्योंकि इनकी एक हिंदी फिल्म आई थी जिसका नाम था न्यूटन। और न्यूटन में इन्होंने जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, जो नक्सल एरिया है, वहाँ पर उन्होंने वोटिंग पोल कंडक्ट कराया था। ठीक है, इलेक्शन कमीशन अपॉइंट प्रोमिनेंट इंडियन एज अ नेशनल आइकन टू मोटिवेट वोटर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। तो नेशनल आइकन बनने का क्या मतलब होता है कि आपको प्रमोट करना है और लोगों को इनकरेज करना है कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। बेसिकली ये जो एमओयू या फिर एग्रीमेंट साइन हुआ है वो राजकुमार राव, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल जी के बीच में ये पूरा एग्रीमेंट या अपॉइंटमेंट साइन किया गया है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। जैसे अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे लोकसभा में एक स्पीकर साहब होते हैं और स्पीकर की अपनी पावर होती है, ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है ना। हेड ऑफ द लोकसभा क्या कहलाता है? लोकसभा का स्पीकर कहलाता है, जो कि ओम बिरला है। उसी प्रकार यूएसए का जो असेंबली है वहाँ पर भी स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। तो ये है माइक जॉनसन, जिन्हें हाउस स्पीकर अपॉइंट किया गया है। तो माइक जॉनसन का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो माइक जॉनसन, इन्हें स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव शामिल किया गया है। पिछले 3 हफ्तों से 3 वीक से एक डेडलॉक बना हुआ था, कोई भी यहाँ पे स्पीकर नहीं था। फाइनली इलेक्शन हुआ और इलेक्शन कौन जीता है? माइक जॉनसन जीते हैं और इन्होंने केविन मैकार्थी को रिप्लेस किया है और अब स्पीकर बन चुके हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के ये स्पीकर बन चुके हैं और ये पोजीशन बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स में। क्लियर है। ये 56 नंबर के स्पीकर बने हैं हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव में। ठीक है, 56वें नंबर के ये रिप्रेजेंटेटिव बने हैं, स्पीकर बने हैं। माइक जॉनसन का नाम आपको याद रखना है। जैसे हमें नीरज चोपड़ा का नाम याद होता है हमेशा कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में, वैसे ही आपको सुमित अंतिल का नाम भी याद रखना है। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका जो बेस्ट थ्रो था वो 73.29 मीटर का था और फिर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। अभी जो एशियन पैरा गेम्स चल रहे हैं चाइना में, उसमें ही सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो कैटेगरी में। तो इसलिए आपको सुमित अंतिल का नाम भी याद रखना है। इनका रिलेशन भी नीरज चोपड़ा की तरह ही जेवलिन थ्रो से है और इनका जो बेस्ट स्कोर रहा है जिसके कारण वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है वो भी याद रखना। कई बार डायरेक्टली यही क्वेश्चन बन जाता है, 73.29 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट पर्सन की तरफ बात करेंगे तो अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है अमोल मुजुमदार। ये अमोल मुजुमदार जी हैं और इन्हें इंडिया के जो वीमेंस क्रिकेट टीम है, नेशनल वीमेन क्रिकेट टीम के सीनियर या हेड कोच बनाया गया है। ठीक है,
ये पोजीशन भी काफ़ी लंबे समय से, लगभग दिसंबर 2022 से पोजीशन खाली थी और इंतरिम कोच की तरह ऋषिकेश कनितकर अपॉइंट किए गए थे। एक्टिंग कोच थे, बेसिकली ये एक्टिंग इंतरिम कोच थे। तो अभी फाइनली अपॉइंटमेंट की गई है बाय द बीसीसीआई। किसने अपॉइंटमेंट की है? बीसीसीआई के द्वारा अपॉइंटमेंट की गई है। फॉर्मर मुंबई कैप्टन एंड डोमेस्टिक क्रिकेट एक्सपर्ट अमोल मुजुमदार वॉज सिलेक्टेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम। तो इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन बन गए हैं? तो अमोल मुजुमदार बन गए हैं। ठीक है, रणजी ट्रॉफी से भी इनका एसोसिएशन रहा है। चलिए अगली बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन के बारे में, जिनका नाम है प्रोफेसर सारंगदेव। ये है प्रोफेसर सारंगदेव, जो कि प्रोफेसर है कहाँ पर? तो हमारा जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस है, तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में एज अ प्रोफेसर ये काम करते हैं। और अभी इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है कहाँ पर? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। तो टीवी को कैसे हमें ओवरकम करना है, कैसे पूरे वर्ल्ड से हमें टीवी को हटाना है, WHO के अपने टारगेट होते हैं। तो WHO का एक ग्रुप है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर टीवी। इसके लिए WHO ने प्रोफेसर सारंगदेव को अपॉइंट किया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। ठीक है, ISB प्रोफेसर सारंगदेव अपॉइंटेड बाय द WHO ऑन इट्स टीवी एडवाइजरी ग्रुप। तो यहाँ पे प्रोफेसर सारंगदेव को WHO ने अपनी टीवी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। ठीक है, और अभी वर्तमान में क्या कर रहे थे ये? तो अभी ये करेंटली सर्व कर रहे थे एज अ डिप्टी डीन ऑफ फैकल्टी एंड रिसर्च। कहाँ पे? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में, ISB में। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन है। कौन है? अफ्रीकन अमेरिकन एक एक्टर रहे हैं और पहले ब्लैक एक्शन हीरो माने जाते हैं। कैंसर के कारण 81 की एज में इनकी डेथ हो गई है। तो इनका नाम हमको याद रखना पड़ेगा, रिचर्ड राउंट्री। क्या नाम है इनका? रिचर्ड राउंट्री। तो फर्स्ट ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंट्री पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू द कैंसर एट द एज ऑफ 81। ठीक है, कौन है ये? अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर है और पहले ब्लैक एक्शन हीरो जाने जाते हैं। 2011 में इन्हें अफ्रीकन अमेरिकन फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड भी दिया गया था। तो ये कुछ पर्सन्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब छोटी सी जानकारी हम दे देते हैं। हमने आप लोगों के लिए SSC 2024 को टारगेट करते हुए जनरल अवेयरनेस का कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, इस कोर्स में आपको जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। PYQ के साथ रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे और PDF भी मिलेंगे। आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं और परचेज़ करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, वहाँ से भी इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी करी गई है। इसके अलावा आप अगर किसी स्टेट PCS एग्ज़ाम भी देते हैं तो भी आपके सारे टॉपिक यहाँ से कवर हो जाते। काफ़ी डेप्थ में यहाँ पे पढ़ाया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ और न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड। रिसेंटली इन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है न्यू दिल्ली में। क्या है ये अवार्ड? आइए हम जान लेते हैं। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि अभी क्या हुआ था। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली में। इसी आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में कई सारे अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वहीं ऊधमपुर जो मिलिट्री स्टेशन है उसे बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड किसे मिला है, तो आपका आंसर होगा ऊधमपुर मिलिट्री स्टेशन को मिला है। ठीक है, ये अवार्ड किसने दिया है? तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा आर्मी कमांडेंट कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में ये अवार्ड दिया गया है। सेकेंड नंबर पे देहरादून मिलिट्री स्टेशन है जिसने सेकेंड बेस्ट अवार्ड यहाँ पर जीता है। इसके अलावा एक और मिलिट्री स्टेशन हम बात करेंगे, बीकानेर मिलिट्री स्टेशन है, इसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन अवार्ड भी दिया गया है। और हमारे जो आर्मी जनरल है जनरल मनोज पांडे जी, उन्होंने COAS फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी भी किसे दी है? 67 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को ये ट्रॉफी दी गई है क्योंकि इन्होंने काफ़ी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए इस स्क्वाड्रन को रन किया है। अगर हम बात करते हैं आर्मी एविएशन कॉर्प के बारे में, तो ये यंगेस्ट आर्म है इंडियन आर्मी की, जिसको 1986 1 नवंबर को तैयार किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट, अभी तक हम हमेशा दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे एक और डेटा सामने आया है और मुंबई यहाँ पे सेकंड नंबर पे आई है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट नंबर पे बीजिंग है एंड सेकंड नंबर पे मुंबई का नंबर आता है। आइए हम पूरी रिपोर्ट को समझेंगे। यहाँ पे मुंबई सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड मेजर ग्लोबल सिटी एज अ एयर क्वालिटी वर्स। अब यहाँ पे देखेंगे IQ एयर, जो कि एक स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेज़र करती है इन द रियल टाइम, और इसने 109 कंट्रीज़ का एनालिसिस किया और बताया कि बीजिंग जो है वो टॉप स्पॉट पे जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल सबसे ज़्यादा है, एंड सेकंड नंबर पे है मुंबई जो है वो सेकंड नंबर की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बताई गई है IQ एयर इंडेक्स में। ठीक है, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बेसिकली US बेस्ड सिस्टम पे ऑपरेट होता है। अगर आपका स्कोर 0 से 50 के बीच में आता है, मतलब आपकी कंट्री की, आपके जो एरिया है, सिटी, उसकी क्वालिटी, एयर क्वालिटी अच्छी है। 51 से 100 मॉडरेट है, 101 से 150 अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, 151 से 200 जो है वो अनहेल्दी है, 201 से 300 वेरी अनहेल्दी ग्रुप में आता है। क्लियर है। यहाँ पे बताया गया कि WHO की जो गाइडलाइंस है उससे 14.7 टाइम्स ज़्यादा मुंबई में PM मतलब पर्टिकुलेटेड मैटर 2.5 रजिस्टर किए गए। इनका कंसंट्रेशन मुंबई में बहुत ज़्यादा है, जो कि WHO की गाइडलाइन से 14.7 टाइम्स ज़्यादा है। वहीं दिल्ली में 9.8 टाइम्स ज़्यादा है। आप यहाँ पे टॉप 5 सिटीज़ देख सकते हैं जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हैं। टॉप पे बीजिंग, फिर मुंबई एंड कराची। तो टॉप 3 भी याद रख लेते हैं तो काफ़ी है। चलिए अब अगली कहानी थोड़ा सा समझते हैं, और इस कहानी को समझने के लिए हमको एक स्कीम पे चर्चा करनी पड़ेगी। कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मैं आपको यहाँ पे एक स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पहले हम इस स्कीम को पढ़ते हैं, उसके बाद वापस से हम इस न्यूज़ पर आएंगे। क्लियर है? तो पहले डायरेक्टली स्कीम पे मूव होते हैं। देखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको 2015-16 में लॉन्च किया गया था। 2015-16 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद है कि इरिगेशन सप्लाई जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉपरली प्रोवाइड कराना। इसके अलावा वाटर को सफिशिएंटली यूज़ करना, फार्मर्स के लिए उनको सफिशिएंटली वाटर प्रोवाइड करना, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना और कंजर्वेशन प्रैक्टिस को एडॉप्ट करना। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लॉन्च किया गया था 2015-16 में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 21 से लेकर 26 के बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 93,000 करोड़ रुपीस भी यहाँ पे बजट रखा है 2021 से 2026 तक इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। क्योंकि योजना का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? जैसे कि कोई नदी है, उस नदी पे आप डैम बनाओगे तो उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे। इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो गई यहाँ पे। ठीक है, वाटर एनर्जी जनरेट हो गई। इसके अलावा आप डैम बनाया तो डैम का भी पैसा खर्च होता है। फिर डैम से आपने एक रिजर्वायर बनाया, उसके बाद आपने कैनल्स बनाई जिससे फार्मर्स तक जो है पानी पहुँचे, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होती है ना। इसलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 2021-26 के बीच में 93,000 करोड़ रुपए का बजट गवर्नमेंट ने दिया है। तो हमको ये स्कीम समझ में आई है। अब इस स्कीम के अंतर्गत जामरानी डैम मल्टीपल प्रोजेक्ट को शामिल कर लिया गया है। तो कैबिनेट की रिसेंटली मीटिंग हुई थी। ठीक है, सो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की जो मीटिंग हुई थी, जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये जो जामरानी डैम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, इस मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को शामिल कर लिया है अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये प्रोजेक्ट आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पर है? तो जामरानी डैम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो है वो उत्तराखंड में है और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ठीक है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 1557 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। बेसिकली मार्च 2028 तक ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा, और मार्च 2028 तक जब ये प्रोजेक्ट तैयार होगा तब तक कितना पैसा खर्च होगा? लगभग 2500 करोड़ रुपए खर्च होगा। फिलहाल के लिए फर्स्ट फेज में आप देख सकते हैं 1500 के पास पैसा अलॉट किया गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे जब हम डैम बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो हाइड्रो पावर जनरेशन भी होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी इंस्टॉल की जाएगी वो 14 मेगावाट पावर प्लांट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। अभी जो डैम है जामरानी विलेज में है,
जामरानी विलेज में जामरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है और किस नदी पे है, तो गोला रिवर पे है। और गोला रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है या सहायक नदी है रामगंगा की। इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम 5G हैकाथॉन के बारे में, बिमर्श 2023। तो यहाँ पर आप देखेंगे 28 फरवरी 2024 को 28 फरवरी 2024 को 5G टेक्नोलॉजी पर एक हैकाथॉन होने वाली है। ठीक है, जिसका नाम रखा गया है विमर्श 2023। बेसिकली इसमें क्या होगा, नए नए आइडियाज़ को बुलाया जाएगा, उन आइडियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन टूल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा किस तरीके से हम एफिशिएंटली सिक्योर मैनर में 5G टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सकते हैं और किस तरीके के लॉज इन्फोर्स करने की हमें ज़रूरत है। तो इसलिए नेशनल हैकाथॉन 5G टेक्नोलॉजी पे किया जाना है। 28 फरवरी 2024 को किया जाना है, 28 फरवरी 2024 को किया जाना है, जिसका नाम है विमर्श 2023। अब इस 5G हैकाथॉन को कंडक्ट कौन कराने वाला है, तो आंसर हो जाएगा BPRD। लिखा है BPRD टू कंडक्ट 5G हैकाथॉन विमर्श 2023। तो BPRD क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब हम एक और स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अभी 2.0 जो है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए मत देखो कि 2.0 भी कुछ लिखा है, केवल इतना ध्यान दो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, कब इसको लॉन्च की, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की और इसका एजेंडा क्या है। पहले ये 4 बातें हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इस 2.0 पे आएंगे। ठीक है, सो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो एक प्रेग्नेंट वीमेन के लिए, या जो आप कह सकते हैं मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए, जिसको लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2017 में। 1 जनवरी 2017 में हमारे भारत के जितने भी स्टेट हैं उनकी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया था। बेसिकली जो मैटरनिटी वीमेन हैं या प्रेग्नेंट वीमेंस हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उनके ऊपर जो बर्डन है उसको कम करने के लिए और सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोग्राम को या इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर ये स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। इस स्कीम के अंतर्गत जो वीमेंस होती हैं जिनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए उनके अकाउंट में पैसों को पहुंचाया जाता है। ये पूरी स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्लियर, ये तो हो गया आपका स्टैटिक बात है। अब ये 2.0 क्या कहानी है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, अब ये जो स्कीम आपने इम्प्लीमेंट कर दी, अब स्कीम सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं, बेनिफिशरीज कितने हैं, बेनिफिशरीज को सही तरीके से एडवांटेज मिल रहा है या नहीं, उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के बाद इस स्कीम को क्लोजली मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ भी करता है। और इसमें जो बेनिफिशरीज होती हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, उनको 5,000 रुपीज़ कैश बेनिफिट मिलता है और 3 इंस्टॉलमेंट में ये भेजा जाता है। अभी 2.0 शुरू नहीं हुआ है, 3 इंस्टॉलमेंट में भेजा जाता है। ठीक है, अब हम 2.0 की बात करते हैं। तो ये एक नेशनल इवेंट अभी मुंबई में हुआ, अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 को लॉन्च किया गया। कहाँ पर? मुंबई में। क्या खास बात हुई? तो पहली चीज़ यहाँ पे बोला गया, ये जो बेनिफिशरी को हम 5,000 रुपीज़ देते हैं कैश बेनिफिट, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए जो प्रेग्नेंट वीमेंस के अकाउंट में पैसा जाता है 3 फेज़ में, उसको अब 2 फेज़ में देंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में नहीं, अब हम उनको 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे देंगे। ठीक है, ये तो अभी तक जो भी बातें करी मैंने वो सारी की सारी पहली गर्ल चाइल्ड पे की, पहली गर्ल चाइल्ड पे ये सारी कहानियाँ एप्लीकेबल हो रही हैं। अब इस स्कीम को फर्दर एक्सपांड किया गया है फॉर द सेकेंड गर्ल चाइल्ड, और सेकेंड गर्ल चाइल्ड अगर होती है तो 6,000 रुपीज़ बेनिफिशरीज़ को दिया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के ज़रिए उनके अकाउंट में, वो भी एक ही इंस्टॉलमेंट में। ऐसा क्यों किया जा रहा है?
क्योंकि बेटी अगर पता चलता है कि यूट्रस में बच्चा जो है वो लड़की है, तो जनरली बहुत सारे राज्यों में क्या होता है, लड़कियों को मार दिया जाता है। तो जिससे बर्थ सेक्स रेशियो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हमारी कंट्री में कम देखने को मिलता है। तो इसी बर्थ सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, मतलब 2.0 को लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत। तो पहले बच्चे के केस में, लड़की के केस में 5,000 रुपये दिए जाएंगे 2 इंस्टॉलमेंट में, अगली लड़की के केस में 6,000 रुपये दिए जाएंगे बेनिफिशियरी को एक ही इंस्टॉलमेंट में। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे यूज़र मैनुअल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए लॉन्च किया गया है। एक नया पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे अब बोला गया है कि सेकेंड जो गर्ल चाइल्ड है उसको भी यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे बोली है। तो जो कहानी मैंने बताई है वही कहानी यहाँ पर लिखी है, तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बात करते हैं हम ग्रेफीन के बारे में। ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन एक एलोट्रोप है। किसका? कार्बन का। जैसे कार्बन के एलोट्रोप हम देखते हैं डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, कार्बन 60 है, वैसे यहाँ पे ग्रेफीन भी है। ग्रेफीन एक 1 एटम थिक शीट होती है कार्बन एटम की, जो कि हनीकॉम्ब पैटर्न में अरेंज होती है। ये पूरे वर्ल्ड का थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल होता है, और इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी और आपका हीट कंडक्टिविटी भी। क्लियर। तो ग्रेफीन इज 1 एटम थिक शीट ऑफ द कार्बन एटम अरेंज इन द हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न। ग्रेफीन इज कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। क्लियर। तो अगर हमने इस मेटल को तैयार कर लिया, इस मटेरियल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो हम इसके ज़रिए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को बना सकते हैं। इसलिए केरला गवर्नमेंट यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर 237 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ ग्रेफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप कर रही है, और ये बात हमें बताई है केरला के सीएम पिनराई विजयन ने। केरला सीएम पिनराई विजयन के द्वारा अनाउंस किया गया है कि केरला में ग्रेफीन प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करेगी, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट होगा 237 करोड़ रुपीज़। ठीक है। केरला डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो कि इस पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है वो केरला इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दी गई है। डन। चलिए, अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है S&P ग्लोबल की। S&P ग्लोबल ये कहता है कि भारत की जो जीडीपी 2022 में थी वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर की थी, लेकिन यही भारत की जीडीपी 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, और भारत जो है 2030 तक वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जापान को भी ये पीछे छोड़ देगी। तो इंडिया सेट टू बी द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 S&P ग्लोबल के द्वारा कहा गया है। ये जापान को भी पीछे छोड़ देगी, और यहाँ पे 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी एशिया की 2nd, और वर्ल्ड की यहाँ पे हो जाएगी 3rd। यहाँ पे लिखा है ना, वर्ल्ड की हो जाएगी 3rd और एशिया की हो जाएगी 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी, जापान को पीछे छोड़कर। क्लियर है। तो इंडिया टू सरपास जापान इन 2030 टू बिकम द 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एशिया, ये बात S&P ग्लोबल के द्वारा बताई गई है। ठीक है। अभी भारत जो है पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। भारत की जो जीडीपी है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, और ऐसा S&P ग्लोबल ने हमको बताया है कि भारत की जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी बाय 2030, और भारत 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में, एंड 2nd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा एशिया रीजन में। ठीक है। और ये भी इन्होंने एस्टिमेट किया है कि मार्च 2024 में भारत की जो जीडीपी होगी वो 6.2 से लेकर 6.3% रहने का भी एस्टिमेशन इन्होंने दिया है। चलिए, अब बात करते हैं हम यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसको लीड कर रहा है, इसको होस्ट कर रहा है भारत, और भारत जो है वो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर भी है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का। ये जो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट है, इसका हेड ऑफिस आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा, और 2000 में इस बॉडी को सेटअप किया गया था। क्या है पूरा पिक्चर, आइए हम बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑर्गेनाइज किया है कंट्री लीड इनिशिएटिव इवेंट यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट 26 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में। तो हमारी कंट्री में 26 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट हो रही है, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज करा रहा है। क्लियर है इतनी चीज़ें।
कहाँ पर हो रही है? एट द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड। तो पहला तो एक स्टैटिक क्वेश्चन यहीं से बन गया, जो कि पहले एग्जाम में बना भी है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। ये जो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट है, ये बेसिकली प्रमोट करता है प्रॉपर कंजर्वेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सारे फॉरेस्ट टाइप में जितने भी प्रकार के जंगल हैं उनका प्रॉपर मैनेज कैसे करना है, उनके जो स्पीसीज है उनको कंजर्व कैसे करना है, इसके लिए काम करता है। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर जो है वो इंडिया भी है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फर्स्ट एवर यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 2017 टू 2030 भी अडॉप्ट किया है। ठीक है, डन, वेट करेगा। चलिए अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो पहली न्यूज़ है, HDFC बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है एक्सप्रेस वे। तो डिफरेंट जो डिजिटल फैसिलिटीज़, डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, कस्टमर उनको समझ पाए और ईजिली उनको एक्सेस कर पाए और एक अच्छा कन्वीनियंट बैंकिंग एक्सपीरियंस कस्टमर को हो, इसलिए HDFC बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है एक्सप्रेस वे डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। तो क्वेश्चन बनेगा कि आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसका है? तो राजस्थान गवर्नमेंट का है। इसमें क्या होगा, जो लोग नौकरी प्रोवाइड करते हैं वो लोग भी वहाँ पर होंगे, जिनको नौकरियों की ज़रूरत है, जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, यूथ है, वो भी वहाँ पर रजिस्टर होंगे। तो जिससे जैसे कि कहीं वैकेंसी आई, स्टूडेंट को पता चला, अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उसको पता चला, वो वहाँ पर अप्लाई करके आसानी से, मतलब दोनों पार्टीज़ के बीच में आसानी से कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ सामने आई है कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया गया है, वहाँ राम मंदिर में भगवान राम की स्टैच्यू को, मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा और उस इवेंट को अटेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट है, शिलोंग होस्ट ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव फॉर द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक कॉन्क्लेव हो रहा है जिसका नाम है ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव, और इसको होस्ट कौन कर रहा है? शिलोंग कर रहा है। डन। अंत में देखेंगे कुछ MCQ। पहला क्वेश्चन है, IQ एयर के अकॉर्डिंगली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड क्या है? तो बीजिंग है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे मुंबई है। लेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो धोनी बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी। एक्सरसाइज हरमाओ शक्ति, तो ये एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में हो रही है, दोनों की आर्मी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 7th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कौन होस्ट कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया होस्ट कर रहा है। पीयूष गोयल जी गए हुए हैं और यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस भी करने वाले हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। UN फोरम ऑन फॉरेस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन सी। जामरानी डैम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में लोकेटेड है। किस नदी पे है? तो गोला रिवर पे है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? बेसिकली ट्राइडेंट के बारे में बात हो रही है, तो ट्राइडेंट जो है वो चाइना से है, ऑप्शन सी। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली 2 इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट को US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन दिए गए हैं। आप उन दोनों साइंटिस्ट के नाम मुझे बताइएगा जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जो भी सही आंसर होगा आप कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।